पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था सर। Okay. So based on that, can you perform the task of constructor overloading? सर मैंने बस थ्योरेटिकल देखा, प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाई। उसको मैं आज ही करने वाली थी, कुछ इश्यूज अच्छा। था तो मैं इसको प्रैक्टिकली नहीं देखा। तो मैंने थ्योरी में उसको सर्च किया, फिर देखा मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का वो थ्योरी पार्ट मैंने देखा, तो वो मुझे समझ में आया, बस उसको प्रैक्टिकल करके एक बार देखना था। Okay, so in the meantime we are getting connected. We will continue further. So कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने देखा समझा कंस्ट्रक्टर क्यों चाहिए है, इसका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमारे क्लास वेरिएबल से रिलेटेड है। वेरिएबल्स को रीयूज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टर से बेनिफिट मिल रहा है हमारे पास कि हम लोगों को हर फंक्शन में सेपरेट या डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर करना पड़ता है, रादर एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते तो उससे सारा काम हमारा हो जा रहा है। कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने रूल समझा क्या है, सेम नेम होना चाहिए दैट ऑफ द क्लास, इट शुड नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, इट कैन बी अ पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दोनों का कॉम्बिनेशन या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स लेकर के अगर हम उसको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है। ओके, इतना था। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव वन मोर थिंग दैट इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का हम सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अभी इतना बता रहे हैं दैट यू हैव अ कंस्ट्रक्टर प्री बिल्ट, एक कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया और उसी क्लास का एक और कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट कर रहे हैं विच इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस कंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम दो कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहे हैं विद इन द सेम क्लास। एक कंस्ट्रक्टर जो है वो पहले से बना हुआ है और दूसरा कंस्ट्रक्टर जो है इट कॉपीज और कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस कंस्ट्रक्टर। अब जब बात यहाँ पे आई है कि इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस कंस्ट्रक्टर, ये बात बोलने में तो सिंपल लग रहा है, अगर हम इसको कोरिलेट करना चाहें तो ये बात सी प्रोग्रामिंग में साबित भी हो जाता है क्योंकि वहां पे हम लोग एम्परसेंड सिंबल यूज करते थे दैट इज नोन एज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। So we specially had a specific operator for displaying or for accessing the address of a component, अब चाहे वो वेरिएबल हो या कोई और चीज क्यों ना हो। बट वी ऑल्सो नो दैट कि जावा में जो है ये पॉइंटर कॉन्सेप्ट या एड्रेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा दिया गया है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस एंड सम मोर थिंग्स आर देयर। सिक्योरिटी को ही इंपॉर्टेंस देते हुए यहाँ पे जो है एड्रेस का कॉन्सेप्ट जो है एक्सेसिंग द एड्रेस थ्रू पॉइंटर या जो भी है उसका उस कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। सो स्टिल वी आर स्टेटिंग कि यहाँ पे हमारे पास क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर कंस्ट्रक्टर। सो हाउ कम इज इट पॉसिबल, दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को एक साथ कैसे बोला जा सकता है। या फिर आप बेसिक्स जब जावा का पढ़ाते हो उसमें ओओपी के फीचर्स में और आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में समझ में आता है कि जावा डज नॉट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। तो जब पॉइंटर्स है ही नहीं तो वो एड्रेस कंप्यूट कैसे कर रहा है। सो इसका एक सॉल्यूशन ऐसा है कि इट डज
takes place through the concept of object. ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जरूरी नहीं है कि एड्रेस का एक्सेस सिर्फ उसके पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हो या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू ही हो पाए, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराया जा सकता है। ओके, मोस्ट लाइकली एग्जाम्स में जो आप लोगों को क्वेश्चंस पूछता है वो कंस्ट्रक्टर से भी अगर रहा तो या तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर, एंड देन अगेन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करने के लिए, या फिर कोई न्यूमेरिकल में आएगा कि हाँ यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। होप सो दैट वी आर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। नाउ ओवरलोडिंग हम लोग किए, कंस्ट्रक्टर तक आए, अब हमको ओवरराइडिंग तक पहुंचना है, फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग तक। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में पहले एक थ्योरेटिकल डिफरेंस समझ लेते हैं। जब हम इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लेंगे कि जो बात थ्योरेटिकली डिस्कस किए थे वो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। बट इसका इम्प्लीमेंटेशन समझने के लिए हम लोगों को इनहेरिटेंस का फंडा समझना पड़ेगा पहले, तभी हम ओवरराइडिंग का एक एग्जांपल वहां पे पुट डाउन कर पाएंगे। ओके, सो ओवरलोडिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि सेम क्लास में मल्टीपल फंक्शंस हैविंग सेम नेम, तो ये मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा। अब सेम नेम है तो कंप्यूटर माइट गेट कंफ्यूज और विल गेट कंफ्यूज के किसे कॉल किया जा रहा है। So yes, the name of the class, name of the function has to be same, has to be similar, but with different set of parameters, but with different set of parameters. किसी फंक्शन में विदाउट पैरामीटराइज बना दिए, किसी में एक या दो पैरामीटर का बना दिए, एंड द कॉम्बिनेशन कैन गो। ओवरराइडिंग क्या बोलता है कि सेम फंक्शन टू डिस्टिंक्ट क्लासेस में होना चाहिए। अगर पहला फंक्शन मेरा लेट्स से इसका नाम है फैन, ठीक है ना, क्लास फैन, सॉरी फंक्शन का नाम है फैन, तो सेम नाम से फैन फंक्शन दूसरे क्लास में भी एग्जिस्ट करना चाहिए with same parameters, sir. with same parameters. Everything has to be same, but the only thing is that they must be situated in two different classes altogether. So function overloading में हमारे पास same class के अंदर होता है, overriding में two distinct classes के अंदर होगा। So overriding can never happen inside a single class. It requires that two or more classes must be there. अब बात यहाँ पे बोल तो दिए हैं कि दो या दो से अधिक क्लासेस होना चाहिए। सवाल ये भी आता है कि क्या ये दो या दो से अधिक जो क्लासेस होंगे, इनके बीच में भी कुछ रिलेशनशिप होगा या नहीं? आर दे रेलिवेंट टू ईच अदर और नॉट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दे आर नॉट शेयरिंग डेटा, दे आर नॉट शेयरिंग एनी कॉमन फंक्शंस और वेरिएबल्स बिटवीन देम, तो फिर इनका रिलेशनशिप होगा क्या? तो इनमें ओवरराइड हम करें कैसे? सो इट्स बेटर कि हम लोग ऐसे देखते हैं कि दो या दो से अधिक फंक्शंस हैं और इनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। परहैप्स इनहेरिटेंस वही है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में रिलेशनशिप हो और ये रिलेशनशिप एक हायरार्किकल हो, इन अ सेंस कि पहले ग्रैंडफादर देन सन, इस तरह से, एंड द प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो आज फादर है वो कल ग्रैंडफादर हो जाएगा, जो आज सन है वो कल खुद फादर हो जाएगा। सो रिलेशनशिप समझने का मतलब है कि हम लोग को यहाँ पे इनहेरिटेंस से डील करना पड़ेगा। ओके, सो ओके, ऑल्सो वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट or delve into the concepts of inheritance or the next features of OOP.
there are some technical questions that we must definitely try to solve. लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को एक फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. So in the meantime, I am writing the question on screen. थोड़ा फ्रीज कर रहा है. ठीक है. The question is, see, we have worked with different types of numbers, है ना. नंबर सिस्टम हमारे पास 4 तरह का होता है. Binary number system is there, decimal number system is there, octal is there, and hexadecimal is there. अगेन वो चीजें अलग हैं जहाँ पे हम लोग हेक्स कोड्स, ग्रे कोड्स एंड बीसीडीज बात करते हैं, ASCII वैल्यूज बात करते हैं. बट नंबर सिस्टम हमारे पास 4 एग्जिस्ट करते हैं. सबसे छोटा जो होता है वो बाइनरी है, और उसके बाद ग्रेजुअली जब इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम, देन डेसिमल है, एंड देन वी हैव द हेक्साडेसिमल, राइट. और इनके बीच में कन्वर्जन्स होता है. सो लेट्स से इफ अ नंबर इज गिवन इन बाइनरी फॉर्मेट, लेट्स से 1010, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या हो सकता है, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो सकते हैं. ये एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट अवेलेबल हैं. रादर दीज आर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स जिनकी मदद से हम लोग ये कन्वर्जन्स को आसानी से क्वेश्चन डालते हैं और आंसर हमें मिल जाता है. और यही चीज अगर हम लोग को विदाउट एक्सप्रेशन दिया जाए सॉल्व करने के लिए पेन पेपर पे, so it requires some kind of calculation, 2 to the power something, 2 to the power something, plus plus plus, ऐसे करके इवेल्युएट करते हैं. So the moment we have been given a number and that has to be converted into from one format to another format, it takes certain amount of calculation, certain amount of user intervention के वो solve करके on pen and paper evaluate करके correct answer दे पाए. हमारे पास टास्क आज का यही रहेगा कि हाउ कैन वी राइट और वी मस्ट राइट अ प्रोग्राम जहां पे हमारे पास ये नंबर सिस्टम का कन्वर्जन का स्कोप रहे. अब इसको सबसे पहले आसान तरीके से समझते हैं और इसका एक हम यूं समझ लीजिए कि छोटा सा प्रोजेक्ट जैसा ही चीज दे रहे हैं. ठीक है. तो पहला टास्क हमारे पास क्या है, लेट्स से हम लोग डील कर रहे हैं दैट वी हैव क्रिएटेड अ प्रोग्राम where we are giving binary number system as input, और वहां से हमारे पास डेसिमल नंबर का कन्वर्जन इक्विवेलेंट मिल रहा है. मतलब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हम लोग सीख रहे हैं या उसका प्रोग्राम बनाए. सिमिलर टू दैट बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है, बोल रहा है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो. बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है, बोल रहा है हेक्साडेसिमल में या डेसिमल में या ऑक्टल में किसी एक में कन्वर्ट करो. So we must have the proper mechanisms या कोड कैसे करें कि हम लोग उससे नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करके उसको एक फॉर्मेट से कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्मेट में प्रेजेंट कर पाए एज आउटपुट. So today's program can be considered as we have to create a program where we take binary number system as input and display its decimal equivalent. If you are able to find this out, it's good. अगर इसमें complications लग रहे हैं, you can also try कि हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है एज इनपुट और आपको वहां पे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में. सो बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये कोई सा भी आप कॉम्बिनेशन ऐसे सेलेक्ट कर लो. या अदर वे में कि ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या बाइनरी दिया हुआ है, सॉरी डेसिमल दिया हुआ है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सो कोई भी एक नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हम लोग पकड़ सकते हैं और उसके बेसिस पे इवेल्युएट कर सकते हैं. ये तो रहा एक सिंगल सा प्रोग्राम जो कि हाँ इसका लॉजिक इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, बट दैट माइट बी कॉम्प्लिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इसको मैथमेटिकली खुद सॉल्व करके देखो, और जब समझ में आ जाती है तो इसका प्रोग्राम डेवलप करना है हम लोगों को. इट विल टेक
और रादर इट माइट टेक सम डेज, ताकि प्रॉपर आंसर पे हम लोग निकल करके आ पाए। नेवर माइंड, जितना भी दिन लगे, 2-4 दिन, 1 वीक, हम लोग उसको उतने में कवर अप करेंगे। अब आते हैं बिगर पिक्चर पे। प्रोजेक्ट ऐसा है कि इन्हीं कन्वर्जन के बारे में हम लोग को एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग स्विच केस, जो सी में जैसे था वैसे ही जावा में भी वैसे ही रहेगा। सो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में क्या है, हम लोग को यूजर से इनपुट करवाना है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट फ्रॉम convert a number from, or if you want to see the conversion from binary to decimal, press 1, decimal to binary, press 2। ठीक है, इस तरह से ऑप्शंस जनरेट कर देना है। अगेन सारा ऑप्शंस बनाना मुमकिन नहीं है, बट एटलीस्ट वर्केबल फॉर्मेट हो कि एटलीस्ट 4 कंपोनेंट्स उसके दिखाई दे, मतलब एक स्विच के 4 केसेस हमको मिनिमम दिखाई देने चाहिए। अब वो किसी भी सीक्वेंस में हो, किसी भी टाइप का कन्वर्जन हो, ओके, दैट इज इमटेरियल टू अस। हम लोग को बस ये देखना है कि ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट है ये बन पा रहा है या नहीं। प्रेरणा, आइडिया क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर अभी अगेन आपका वो स्क्रीन में ना, मतलब आधा दिख रहा है, आधा वाइट दिख रहा है, वैसा ही दिख रहा है या हाँ, मुझे दिख रहा है सर? नहीं नहीं नहीं, वैसा ही है। वो ओके। सिस्टम में कुछ चेंजेस हो रहा है यहाँ से। मेरे में तो पूरा ब्लैक स्क्रीन आ गया है। I've just kept it as it is. Let's see क्या अपडेट हो रहा है। फाइन। सो तो ये एक असाइनमेंट है। इट माइट टेक 3-4 days, 6-7 days, नेवर माइंड, बट आई वांट कि ये हो जाए तो अच्छा है। आप यस इंटरनेट सर। का सहारा लो, वहां से कोड्स को देखो, समझो ये क्या कर रहा है। क्या जिस तरह से उसने सॉल्व किया ओवर द इंटरनेट, क्या यही एक तरीका है या उसका कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी अवेलेबल है जिसको हम और बेहतर कर सकें? ठीक है, जैसे हम लोग रिसर्च भी करते हैं तो एक टॉपिक पे सेवरल हंड्रेड पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पहले से होंगे, बट उसमें भी हम लोग खोजते हैं कि लूप होल्स क्या है। तो दिस इज नॉट ओनली थिंग कि एक तरीके से एक किसी वेबसाइट पे दिखाई दिया तो वही तरीका एकमात्र रास्ता है बनाने का। डेफिनेटली देयर माइट बी सम अदर वेज पॉसिबल थ्रू विच दैट कैन बी क्रिएटेड। आपको यही तरीका खोजना है। ओके, तो टेक फुल बेनिफिट ऑफ इंटरनेट। अवॉइड चैट जीपीटी और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे बना बनाया आंसर हमें मिल जाए। ठीक है, यस सर। ओके। यस। So it is asking me to log in. ओके, ठीक है, जब तक ये काम हो रहा है दूसरा तब तक डिस्कस करते हैं। ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इट वाज नॉट अवेलेबल इन सी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल फीचर है इनहेरिटेंस। प्रीवियस क्लासेस में जब हम लोग कंस्ट्रक्टर देखे, फंक्शंस ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये सारी चीजों को समझ रहे थे, तो समझ में ये आया कि यूज ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स is feasible for a class. Use of multiple classes is also feasible for a program. एक प्रोग्राम में हमारे पास मल्टीपल क्लासेस भी हो सकते हैं। हर एक क्लास का अपना मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकता है। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, सो ये सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो सकते हैं, बट
हम लोगों को देखना है कि क्या 2 या 2 से अधिक क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है? व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट माइट बी? रिलेशनशिप कैसा हो सकता है सर? अगर आप सोच रहे हो तो सर, या तो 2 क्लास आपस में कनेक्टेड होंगे या 2 से ज़्यादा क्लास आपस में कनेक्टेड होंगे। नहीं, ये बात नहीं है। अगर 2 क्लासेस या 2 से अधिक जितने भी क्लासेस सारे आपस में अगर कनेक्टेड हैं, तो इनमें से एक पेरेंट होगा, एक चाइल्ड होगा, अगेन उसका एक सब पेरेंट या सब चाइल्ड, ऐसे कुछ तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होगा ना। हम सबको कनेक्ट भी कर दिए और सभी सभी इक्वल वेटेज पे हैं, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। We have to construct a relationship between the classes. Perhaps that is what inheritance means. You had आपके घर में कोई सीनियर है, जैसे जो आपके दादा है, नाना है कोई, एंड वंस दे रीच अप टू अ सर्टेन एज, वो अपना क्या करते हैं, अपने एक विल बना देते हैं कि ओके, माय दिस मच प्रॉपर्टी शैल गो टू माय डॉटर, दिस मच अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी शैल गो टू माय सन। ओके, तो ये क्या हो गया? यू आर इनहेरिटिंग सम प्रॉपर्टी और ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सीनियर एग्जिस्टिंग फिगर और अ क्लास। So they are asking for the university's name or something like that. ओके, तो ये रिलेशनशिप जो बनेगा, इनहेरिटेंस जो हो रहा है, इनहेरिटेंस का मतलब हुआ क्या? तो देयर हैज टू बी एन एग्जिस्टिंग क्लास, उसके कुछ प्रॉपर्टीज या सारे के सारे प्रॉपर्टीज एक दूसरा क्लास किसी को मिल जाता है, तो यही इनहेरिटेंस है। सो द एक्ट ऑफ or the situation or scenario where a class is able to share its either some of the properties or all the properties to another class, this concept is known as inheritance. और यहाँ पे जिसका प्रॉपर्टी पहले से था, जिसको के इनहेरिट किया जा रहा है, that is the parent class. दूसरा एक क्लास है जिसने प्रॉपर्टी एक्सेस कर रखा है पेरेंट क्लास का, that is the child class. ठीक है, सो यू हैव अ पेरेंट क्लास एंड अ चाइल्ड क्लास, अ मिनिमम। अगर 2 क्लास के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं तो दैट इज द मिनिमलिस्टिक इनहेरिटेंस दैट वन कैन अचीव ऑफ। ये अचीवमेंट होता कैसे है? Why do we need to have a relationship between the classes? So achieve कैसे होता है? Using in Java we use a keyword that is known as extends, extends, extends keywords के थ्रू दो क्लास को हम लोग मर्ज कर सकते हैं या इनहेरिटेंस उनका acquire कर सकते हैं। Just give me a moment, I'm again trying to reconnect.
ओके। सो व्हाई डू वी नीड इनहेरिटेंस, राइट? तो यहाँ पे अगेन कॉन्सेप्ट आता है कोड रीयूजेबिलिटी का। ऑल्सो we know that it is quite difficult to have distribution of class variables or functions which are residing inside a single class. उनको बाहर से एक्सेस करना is quite impossible, जो कि जावा या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो सिक्योरिटी के बारे में जो बात आई है ना, जो पीओपी में प्रॉब्लम था जिसको ओवरकम करने के लिए ओओपी एज अ फुल न्यू प्रोग्रामिंग पैराडाइम निकल करके आया, और उसके ऊपर हम लोगों ने नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप किए हैं। तो उस चीज को समझने के लिए, उस सिक्योरिटी फीचर को इनहेंस रखने के लिए क्या था कि इट वाज अ क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क कि एक एग्जिस्टिंग क्लास में जितने भी फंक्शंस है लेट्स से, उनके कोड्स को या उस कंपोनेंट्स को आउटसाइड ऑफ द क्लास से रिफ्लेक्ट कराना, उसके लिए बहुत सारे सेटिंग्स परमिशंस चाहिए होंगे, जो कि हमारे फंडामेंटल रूल को वायोलेट कर रहा था। जिस पर्पस से वो लैंग्वेज या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम ही बना था, वही वायोलेट अगर हो जाता तो फिर क्या ही मतलब बना। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या सोचा गया कि एक रिलेशनशिप ऐसा देखते हैं कि दो या दो से अधिक क्लासेस जो हैं एक एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में, उनके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप लोग बना दें तो काम आसान हो जाएगा। अब ये रिलेशनशिप से पहले हम लोग ना एक चीज समझते हैं, द टर्म्स आर पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। वी हैव 4 access specifiers in Java: public, private, protected, and a default or rather no access specifier. पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड नो एक्सेस स्पेसिफायर। तो ये तीन पहले जो है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इन पे हम लोग समझते हैं एक एनालॉजी देकर के। हम लोग अपने घर के बाहर खड़े रहते हैं, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे वो बस हो, ऑटो हो, रिक्शा हो, वो गुजर रहा है, हम लोग हाथ दिखाते हैं तो वो रुकता है, हम लोग बैठ करके चले जाते हैं। हमारे साथ और भी कई अनजान लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ना तो वो ऑटो मेरा है, ना ही वो ऑटो वाला पहचान का है, ना ही वो ऑटो उसमें बैठे हुए कितने भी सवारी उनमें से किसी का है, but all are using that means of transport to move from one place to another, even though that property does not belong to any of us. So वो क्या होगी, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, राइट? आप पब्लिक लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, लोकल ट्रेन हो गया, बसेस हो गए हैं, तो वो प्रॉपर्टी किसी का भी पब्लिक में से किसी का नहीं है, किसी इंडिविजुअल का नहीं है, बस उसको एज अ मीन्स हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पब्लिक में जो क्या कोई सिक्योरिटी या कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ना? उस ऑटो में, उस बस में, उस ट्रेन में एक फीमेल भी बैठ सकती है, साथ में मेल भी बैठ सकता है, एक विकलांग व्यक्ति भी बैठ सकता है, एक अच्छा भला इंसान भी बैठ सकता है। सो वहाँ पे कोई रिलीजन, किसी तरह का कोई कास्टिज़्म, कोई रिलीजन, किसी तरह का डेविएशन नहीं है। आप जब ऑटो में बैठ रहे हो तो आप अपने साइड वाले का पहचान पत्र नहीं पूछते हो, यू जस्ट गो एंड सिट विद दैट पर्सन, राइट? तो पब्लिक में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा हुआ है। अब अगर हम लोग आते हैं अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे, वहीं अगर ऑटो नहीं मिल रहा है किसी बाइक वाले को, किसी कार वाले को, हम हाथ दिखाते रोकने के लिए, और वो मेरे पहचान वाला नहीं है, तो हम जितना भी अच्छा कपड़ा पहने हो, जितने भी अच्छे भले दिख रहे हो, जितने भी सभ्य घर के दिख रहे हो, वो गाड़ी नहीं रोकेगा यूजुअली, है ना? रेयर केसेस आर देयर, बट यूजुअली वो गाड़ी नहीं रोकेगा। व्हाई? बिकॉज़ दैट व्हीकल, दैट कार, दैट बाइक इज अ पर्सनल व्हीकल। वो भले अकेले सवार हो रहा हो या फिर उसके साथ सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल हो कि एक आदमी एक औरत को बैठा सके, स्टिल दे वोंट फाइंड इट कंफर्टेबल कि अपनी गाड़ी में किसी अनजान आदमी को बैठाएं। ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास प्राइवेट। ऑल्सो प्राइवेट में क्या है, अ, हम लोग अगर अपने घर का रेफरेंस ले रहे हैं, तो घर में क्या है कि चलो ठीक है, अ, घर एक प्राइवेट एरिया है, जोन है, उस घर के जो मेंबर्स हैं उनको परमिशन है घर आने जाने का फ्रीली। दे डोंट नीड टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी एवरी टाइम दे गो आउटसाइड और कम बैक इनसाइड। इनफैक्ट आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स
भी अगर आते हैं जो उस घर में नहीं रहते हैं, तो उनको भी एक्सेस हो जाता है बिकॉज़ यस एवरीवन एट होम knows and remembers them कि ओके हाँ, he or she is a member of my or a well known colleague or a companion of my brother or my sister or my son and daughter किसी का भी। तो वो एक्सेस वहाँ से उनको रिस्ट्रिक्टेड मोड में या वर्स्ट केस में जो है मिल सकता है। प्रोटेक्टेड मोड क्या है? इनसाइड अ हाउस 4 लोग सपोज़ रह रहे हैं, फादर, मदर एंड 2 किड्स आर देयर। एवरीबॉडी इज़ हैविंग देयर ओन स्मार्टफ़ोन, बट उस घर में सिक्योर्ड रीजन में भी क्या है, हम अपने फ़ोन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखे हैं, रेस्ट्रिक्शंस और ज़्यादा लगा दी है। ठीक है? ये रिलेशनशिप हम लोग को याद रखना है पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या है, किस तरह से। अभी हम लोग जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे, तो उसमें हमें हमें बस ये देखना है क्या कि इनहेरिटेंस होता क्या और कैसे है। वंस जब आइडिया समझ में आ जाएगा तो हम लोग उसमें फिर एक्सेस स्पेसिफायर्स का खेल समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है ना? बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, पब्लिक पब्लिक, प्राइवेट प्रोटेक्टेड, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर देयर। वी हैव टू लुक फॉर ईच एंड एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ओके, आई होप सो कोड विंडो अब विजिबल होगा। यस सर। हाँ, अब सही काम कर रहा है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा क्या है, कॉन्सेप्ट पे अब सीधे आते हैं, एक प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां से इनहेरिटेंस ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इस क्लास को वैसे ही छोड़ देते हैं। आई क्रिएट न्यू क्लास, लेट्स से क्लास नेम इज ए, सॉरी, लेट्स से वी हैव अ क्लास ए, और इस क्लास के अंदर हम एक शो नाम का फंक्शन एक बनाते हैं, और इसके अंदर हम सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दे रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, एक क्लास लिए हैं, उसके अंदर एक सिंपल सा फंक्शन लिए हैं शो नामक, और उसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिए। आई एम नॉट यूजिंग एनी वेरिएबल फॉर द टाइम बिंग। हमें पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए इनहेरिटेंस का, बिकॉज ये आगे चल करके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, सो इस क्लास का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेट्स से एंड आई अगेन क्रिएट वन मोर क्लास, क्लास बी। इसके अंदर भी ऐसा ही एक फंक्शन हम लोग डाल देते हैं। वी डू हैव अ क्लास बी, इसके अंदर भी हम एक फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन का नाम बदल दे रहे हैं। ठीक है, क्लास नेम इज डिस्प्ले फंक्शन, डिस फंक्शन दे देते हैं, और इसके अंदर भी लोग प्रिंट करा देंगे कुछ नए स्टेटमेंट को।
ओके, यहाँ पे हम कुछ चेंज कर दे रहे हैं। वेलकम टू JITS। एवरीबडी, एवरीथिंग लुक्स फाइन, दो सेपरेट हमारे पास क्लासेस हो गए हैं। बट द थिंग इज दैट इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है अभी, ठीक है ना। वी कैन नॉट से क्लियरली कि इनके दो क्लासेस आपस में इंटर रिलेटेड हैं या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो दीज आर द टू डिफरेंट distinct classes, these are the two different distinct components of a whole program। अब इस पूरे प्रोग्राम में मेरे पास तीन क्लासेस हो गए हैं, मेन, ए एंड बी। हर एक के पास अपना अपना पर्सनल फंक्शंस अवेलेबल है। मेन के पास मेन फंक्शन है, क्लास ए के पास शो फंक्शन एंड बी के पास डिस्क फंक्शन है। This does not satisfies the criteria laid down by the definition of inheritance। तो ये दो नए क्लासेस के बीच में हमको अगर रिलेशनशिप बनाना है, इनहेरिटेंस दिखाना है, तो आई हैव टू राइट दिस वर्ड एक्सटेंड्स, सॉरी एक्सटेंड्स, ठीक है। तब जाकर के इनहेरिटेंस पूरा हो पाएगा। अगेन एक्सटेंड्स व्हाट, एक्सटेंड्स ए, ठीक है ना, एक्सटेंड्स ए। अब ये इसका मतलब क्या हो गया है, हियर द क्लास ए बिकम्स द पेरेंट क्लास, जिसका प्रॉपर्टीज क्लास बी जो है वो इनहेरिट कर रहा है, जिसका प्रॉपर्टीज जो है वो क्लास बी इनहेरिट कर रहा है। एंड हैविंग सेड दैट, सी क्लास ए's component, what are the two components of a class? Just hold on please। ओके, ठीक है। एंड अगेन ये बात सक्सेसफुल हो पाएगी कि ए क्लास का प्रॉपर्टीज को बी ने इनहेरिट किया। और तो प्रॉपर्टीज क्या क्या इनहेरिट हो सकता है, तो व्हाट आर द पॉसिबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास। क्लास के दो ही प्रॉपर्टी होते हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, द डेटा मेंबर्स एंड द मेंबर फंक्शंस। जितने भी क्लास वेरिएबल्स होते हैं उनको डेटा मेंबर्स बोलते हैं, और जितने भी फंक्शंस एक क्लास के अंदर होते हैं वो उनके मेंबर फंक्शंस हैं। तो दीज आर द टू कंपोनेंट्स दैट कैन बी शेयर्ड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे कोई वेरिएबल तुम लोग यूज नहीं कर रहे, तो वेरिएबल को पूरा हटा ही देते हैं separate। हम लोग इन फंक्शंस को इनहेरिट कर रहे हैं। व्हाई डू आई नीड टू इनहेरिट द फंक्शंस, स्पेशली यहाँ पे जो कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है जिसमें कि हमको इनहेरिट करना पड़े। सो जस्ट टू शो द रिलेशनशिप, ये क्या हो रहा है इससे बेनिफिट हमारे पास, कि इन ऑर्डर टू डिस्प्ले ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ द एंटायर प्रोग्राम, हमको हर बार एक नए क्लास को बुलाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमको हर बार एक नए क्लास को बुलाने का जरूरत नहीं है। तो अगर हम जैसे यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनाए हैं, तो ए क्लास के अंदर एक फंक्शन है और बी क्लास के अंदर एक दूसरा फंक्शन है, तो क्या दोनों फंक्शन के आउटपुट को दिखाने के लिए हमको दोनों फंक्शन को कॉल करना चाहिए क्या, या दोनों क्लासेस का फंक्शन ऑब्जेक्ट बना करके फंक्शन क्रिएट करना चाहिए था? दैट इज नॉट द केस। आप यहाँ पे किसी एक क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही अगर एक्सेस लेते हो तो वो दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। अब शर्त ये है कि किस क्लास के थ्रू एक्सेस लेते हैं, पेरेंट क्लास के थ्रू या चाइल्ड क्लास के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास पेरेंट है क्लास ए और चाइल्ड है क्लास बी। अब ये पता कैसे चला, तो ये लाइन नंबर 22 में जो लिखा है, ये क्लास बी एक्सटेंड्स ए। सो बी जो है वो ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करके एक्सटेंड कर रहा है, अपने आप अपने अंदर यूज करने वाला है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है यस सर। सरिता, कोई डाउट? नो सर। नाउ तो ये एक्सटेंड तो कर गया है, समझ में आया रिलेशनशिप।
के थ्रू उसके पास फंक्शन आ गया। तो इफ आई कैन से क्लास बी का अपना खुद का प्रॉपर्टी में ये डिस्क फंक्शन तो आता था, बिकॉज वो उसका खुद का ओन प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ क्योंकि उसने ए क्लास को इनहेरिट कर रखा है, तो ए क्लास का भी जो फंक्शन है वो भी इनहेरिटेड हो गया, वो भी एक्सेसिबल हो गया फ्रॉम क्लास बी। सो क्लास बी के अंदर रियलिस्टिक वे में अपना खुद का डिस्क फंक्शन अवेलेबल है और वर्चुअल वे में उसके पास शो फंक्शन अवेलेबल है। ओके, ठीक है। तो ये शो फंक्शन जो है फिलहाल तो ए क्लास के अंदर है, उसको हम लोग बी क्लास के अंदर भी इनहेरिट कर लिए। हम पहले इसको एक बार रन करके दिखा देते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज दैट ये काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कराना पड़ेगा। ये हम लोग बात पिछले क्लास में जहाँ स्टैटिक फंक्शन के बारे में या स्टैटिक कीवर्ड के बारे में देखे थे, एक्सटेंसिवली ये रिलेशनशिप का प्रॉब्लम्स हमने समझा था। So what I need to do is that I need to create an object of the class. How to create the object? So class name, class name. अच्छा, ऑब्जेक्ट किसका बनाए, पेरेंट का या पेरेंट क्लास का या चाइल्ड क्लास का, किसका बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू ऑल? प्रेरणा, सर चाइल्ड क्लास का। व्हाई? सर चाइल्ड के पास अपना तो जो फंक्शन मेंबर फंक्शन है ही, और साथ साथ वो इनहेरिट कर ले रहा है क्लास ए को। अगर हम सिर्फ क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सिर्फ अपना ही मेंबर फंक्शन को ये कर पाएगा, मतलब उसको एक्सेस कर पाएगा, क्लास बी का नहीं। लेकिन अगर हम क्लास बी बनाएंगे तो क्लास ए क्लास बी दोनों का ही मेंबर फंक्शन को मतलब उसको हम दोनों ही फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, दोनों ही फंक्शन का हम काम देख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली हाँ, मैं हमारे हमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, बिकॉज जैसा कि यहाँ पे बोला गया, प्रेरणा ने बताया कि चाइल्ड क्लास के पास अपना तो प्रॉपर्टीज है ही, वो दूसरे पेरेंट का भी प्रॉपर्टीज एक्सेस करके रखा है। तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट ऑल द प्रॉपर्टीज दैट वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू आर ऑल रिसाइडिंग इनसाइड द चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास जो है हमारे पास है बी, है बी obj इक्वल्स न्यू बी, ठीक है ना। इस तरह से ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास। एंड obj डॉट, हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो डिस्क फंक्शन को हम पहले कॉल कर लेते हैं और उसके बाद obj डॉट शो फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास पहले ही प्रिंट होना चाहिए हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू JITS एंड देन हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जावा, है ना। लॉजिक तो यही कह रहा है, एवरीथिंग सीम्स फाइन, लेट्स ट्राई टू रन द प्रोग्राम। Just hold on. Okay, yes, so we have the output
हेलो वर्ल्ड पहले खुद का मेन मेथड, मेन क्लास का खुद का कंपोनेंट्स रन कर गया मेन मेथड के अंदर का, एंड देन ऑब्जेक्ट्स बनने के बाद हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू GITS एंड वेलकम टू जावा दोनों प्रिंट कर गए। सो जिस सीक्वेंस में हम कॉल करेंगे फंक्शंस को उस सीक्वेंस में एक्सेस हो जाना चाहिए। ओके तो ये एक्सेसिबिलिटी हम लोग को क्यों एक तरह से मिल पा रहा, बिकॉज ऑफ द प्राइमरी रीजन कि यहाँ पे हमारे पास पब्लिक नेचर का ये है फंक्शन है। अगर हम यहाँ से पब्लिक कीवर्ड हटा करके प्राइवेट या प्रोटेक्टेड टर्म लगा देते हैं तो सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाएगा, इनफैक्ट एरर तक जनरेट हो सकता है। So that's why there is an importance of access specifiers in relationship to the concept of inheritance. तो ये रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है बिटवीन द क्लासेस और बिटवीन द फंक्शंस, कि अगर हम फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं विच आर इनसाइड द क्लासेस और ये क्लासेस हमारे इनहेरिटेड है या इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप में कनेक्टेड है, तो ये किस कॉम्बिनेशन में आने से एरर जनरेट नहीं करेंगे। कुछ तो रूल्स होगा ना इनके बीच में कि पेरेंट शुड बी ऑफ पब्लिक नेचर, चाइल्ड शुड बी ऑफ प्राइवेट नेचर, या कुछ और कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें परमिसिबल ना हो। बस एक सिंपल सा बात हम बता देना चाहते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स जो हमारे पास होते हैं, चाहे वो प्राइवेट वेरिएबल्स हों या प्राइवेट फॉर्मेट में हमारे पास फंक्शंस आ जाए, वो एक्सेसिबल नहीं है आउटसाइड ऑफ द क्लास। अब इसका मतलब क्या है, चलो हम लोग यहाँ पे इसको प्राइवेट कर देते हैं, है ना। अब रन करके देखते हैं, क्योंकि हम लोग ने ऑब्जेक्ट तो बनाया है चाइल्ड क्लास का, तो चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं। लेट्स सी। कहीं तो फंस गया है और नहीं शो कर रहा। तो मोस्ट लाइकली ये पे एक एरर देने वाला है, ऐसा सिंटैक्टिकली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके तो एरर क्या आ गया हमारे पास कि कैन नॉट फाइंड द सिंबल obj.show। obj.show शो फंक्शन हमारे पास है कहाँ पे, है ना। शो क्लास ए में फंक्शन सर। क्लास ए में, और शो फंक्शन जो है वो प्राइवेट नेचर का हो गया, तो वो ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा है, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है इन द इनहेरिटेड क्लास। सो प्राइवेट फंक्शंस कैन नॉट बी एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द क्लास, चाहे वो इनहेरिटेंस भी क्यों ना हो। नॉर्मल डेज में तो या नॉर्मल रूटीन में तो ऐसे भी नहीं होता है, लेकिन इनहेरिटेंस में भी नहीं हो रहा है। अगेन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ अगर हमको उसको एक्सेस कराना है तो वहाँ पे हम लोग प्रोटेक्टेड मोड यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड एज एन एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। तो यही कॉम्बिनेशन हम लोग को समझना है। यूजुअली एग्जाम्स में जो है पब्लिक और प्राइवेट तक ही सीमित रखते हैं, प्रोटेक्टेड के साथ फिर बहुत सारे फ्रेंड फंक्शंस, दिस कीवर्ड, वो सारी चीज आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात आ जाती है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये इनहेरिटेंस का बेसिक फंडा था, जहाँ पे हम लोग दो या दो से अधिक क्लासेस को रिलेट करना चाह रहे हैं और इनहेरिटेंस हम लोग यहाँ पे चेक कर पाए। अगेन बेनिफिट्स इसका धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल फंक्शंस और मल्टीपल क्लासेस को इंट्रोड्यूस कर देंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप्स क्रिएट करेंगे। ओके सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेंस, एंड दैट टू जब सिर्फ दो क्लासेस के बीच में ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं सिंगल या सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है ना, सिंगल या
सिंपल इनहेरिटेंस। पब्लिक, वापस नॉर्मल करके इसको रन करते हैं तो आउटपुट सही से आ रहा है। ओके, we do have the public and private. Now, so this is the basic type of inheritance जिसको हम लोग सिंगल या सिंपल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, यहाँ पे एक पेरेंट और एक चाइल्ड क्लास होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट हो गया ए और चाइल्ड क्लास हो गया बी, इनके बीच में रिलेशनशिप हमने दिखाया, दैट इज नोन एज सिंगल या सिंपल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोल देते हैं। मल्टी लेवल में क्या है, तो यू हैव अ पेरेंट, देन यू हैव अ चाइल्ड, एंड देन उसके नीचे एक और चाइल्ड होगा। मतलब क्या हो गया, लेट्स से ग्रैंड पेरेंट, ये ग्रैंड पेरेंट के बाद पेरेंट एंड देन द चाइल्ड। सो पहला जो क्लास होगा, लेट्स से ए बी सी आर 3 क्लासेस, ए क्लास इज द पेरेंट ऑफ क्लास बी एंड बी इज द चाइल्ड ऑफ पेरेंट ए। ऑन दी अदर हैंड बी एक्सटेंड करके अभी एक नया क्लास बना रहा है सी, जहां पे बी खुद एक पेरेंट बन जाता है एंड सी इज द चाइल्ड ऑफ क्लास बी। तो यहाँ पे बी को अगर हम लोग पकड़ रहे हैं, बी दो तरह का रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, एक विथ रिलेशनशिप टू क्लास ए, बी इज द चाइल्ड क्लास, एंड विथ रिलेशनशिप टू क्लास सी, B is the parent. So a single class at the same moment can be a parent as well as it could also be a child class. It only depends upon कि जब एक प्रोग्राम में हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको किस रिलेशनशिप से कॉल किया जा रहा है, whether it is being called as a parent or as a child, या दोनों के रिलेशनशिप से कर सकते हैं। बट दोनों के रिलेशनशिप से आप कैसे कर सकते हो, एक बार में एक ही एक्सेसिबिलिटी दिया जा सकता है, आइदर ऑफ एज अ पेरेंट और ऑफ एज अ child. So for multi-level inheritance, we must have minimum 3 classes. सिंगल में जैसे 2 चाहिए था, 2 से अधिक भी होने से कोई दिक्कत नहीं, 2 चाहिए था, वैसे ही मल्टी लेवल में हमारे पास 3 चाहिए हैं। ठीक है, मिनिमम 3 क्लासेस होने चाहिए, तब जाकर के हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पॉसिबल हो पाएगा। Then we have a hierarchical and also multiple inheritance is there, but the thing is that multiple inheritance is not supported in Java. Java का ऐसा कहना है कि हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करते हैं। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है वो समझते हैं। एक let me just recollect the thoughts. सर शायद उसमें पेरेंट क्लास 2-3 रहते हैं, मतलब 2-3 पेरेंट क्लासेस का प्रॉपर्टीज को वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता था। C++ में पढ़े थे। यस, हाँ एग्जैक्टली सेम चीज, थैंक यू सो मच। सो देयर आर मल्टीपल पेरेंट्स, लेट्स से 2 पेरेंट क्लासेस आर देयर, एंड उनके बीच में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, एंड इन दोनों क्लासेस का प्रॉपर्टीज को एक नया चाइल्ड क्लास एक्सेस करना चाह रहा है। सो लेट्स से मदर इज देयर एंड अ फादर इज देयर, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दीज आर द 2 डिस्टिंक्ट सेपरेट क्लासेस, but at the same time both are connected to a single child, let's say C class. इसमें क्या होगा अगर हम लोग इसमें एक्सेस कराना चाहे मल्टीपल इनहेरिटेंस में, तो इट माइट बी समथिंग लाइक दैट, बी एक्सटेंड्स, या हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी। यही सेपरेट जो किया गया कॉमा सिंबल के थ्रू, दिस इज नॉट परमिसिबल इन जावा। जावा ने इसके रिगार्डिंग कुछ तोड़ नहीं निकाला अभी फिलहाल,
कि हाँ कॉमा हटा के सेमीकोलन लगा दें या हाइफन लगा दें या एक्सेप्ट कर ले उसी तरह से। बिकॉज इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ट्रबल, जो कि अभी हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों ही क्लासेस में सेम फंक्शन होगा, है ना, दोनों ही क्लासेस में सेम नाम से फंक्शन होगा, लेट्स से डेमो नाम से, और उनमें पैरामीटर्स में कोई मॉडिफिकेशंस भी नहीं है, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों सेम यूज कर रहे हैं, तो कंफ्लिक्ट हो जाएगा जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। भाई किस क्लास के फंक्शन को आपको कॉल करना है, बिकॉज हम तो जब एक्सेस करें तो चाइल्ड क्लास के थ्रू, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करें, तो अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते तो वो क्लियर होता विजन कि ओके क्लास बी का या क्लास ए के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है, तो उसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से जो फंक्शंस अवेलेबल है वही एक्सेसिबल होंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है, कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्लिक्ट हो जाए, इसको दूर करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन लोगों ने बोला कि ओके ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ दिन बाद लेटर ऑन दे इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट इन टोटलिटी, जिसके थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सक्सेसफुली फुल ऑफ किया गया कि ओके अगर ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो इसके लिए भी कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। एंड yes, we do have some new topic or new concept related to that is known as interface. It is almost similar to the concept of class को हम लोग जैसे एक इंट्रोड्यूस करते हैं क्लास विद अ क्लास नेम एंड उसके अंदर कंपोनेंट्स, वैसे ही हमारे पास एक टर्म है दैट इज नोन एज इंटरफेस. Interface does support the concept of, or it allows us to have the benefit of multiple inheritance in Java also. उसमें कुछ और कीवर्ड्स लगते हैं, उसको आगे आने वाले समय में हम लोग पूरा करेंगे. नेक्स्ट इज हायरार्किकल एंड देन वी हैव द हाइब्रिड वन. ठीक है, सो इनका डेफिनेशंस अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट. ट्राई टू फाइंड इट आउट, डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश कीजिए चीजों को, रिलेशनशिप बस याद रखिए, और इस पे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स कुछ बनाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और देखते हैं कौन कौन सा इनहेरिटेंस हम लोग सक्सेसफुली कर पाते हैं. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड ओनली 1 or 2 एग्जांपल्स, जिसके थ्रू शायद सफिशिएंटली हम लोगों को समझ में आ जाए. Okay, so with this point I would like to conclude today's class. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनहेरिटेंस को ही लेके चलेंगे और डिफरेंट वर्जन समझने के साथ एक इसी बीच में मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट को भी या उसके प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे. ओके, एनी डाउट? Okay, sir. No, sir. Okay. Okay, thank you. Thank you, sir.